कि यूपीएससी एग्जाम है क्या, यानी यूपीएससी एग्जाम है क्या, हम पहले इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इज यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है, राइट, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और यूपीएससी ही जो है एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस ऑल इंडिया सर्विस के लिए आपके एग्जाम को कंडक्ट करती है। अब सवाल है किस तरह का एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, एग्जाम पैटर्न क्या है उसका? तो एग्जाम पैटर्न, द सिविल सर्विस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, यानी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी 3 चरण होते हैं। पहला आप प्रीलिम्स देते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जब प्रीलिम्स आप हो जाता है तो आप मेंस एग्जाम देते हैं जो रिटन नेचर का है, और इसके बाद आप 3rd स्टेज पर जाते हैं जो इंटरव्यू होता है। जब ये आप तीनों स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें लास्ट के 2 स्टेज यानी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल आपके जोड़े जाते हैं और ऑल इंडिया आपकी रैंक बनाई जाती है, और उस रैंक के हिसाब से ही आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने सर्विस को पसंद किया है, जो आपने जोन पसंद किया है, वो आपको दिया जाता है। यानी इस एग्जाम की एक और शर्त है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अपना मन पसंदीदा सर्विस, आपको आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, या आपको मनपसंद जो है आपका जोन चाहिए, तो निश्चित रूप से यह तय है कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। यानी यहां पर 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली बात, ये ऑल इंडिया नेचर का यानी ऑल इंडिया पैटर्न का एग्जाम है, पूरे देश के बच्चे इसको दे सकते हैं, विभिन्न विभिन्न स्ट्रीम के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, इस एग्जाम में 3 अलग अलग चरण है, जहां प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मेन सब्जेक्टिव नेचर का, और इंटरव्यू जहां पर आपको अपने व्यक्तित्व को बताना पड़ता है, आपको अपनी हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ सिलेक्शन लेना चुनौती नहीं है, यहां मार्क्स और आपके रैंक लाना भी एक चुनौती है। यानी एक साथ आपको कई फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। यही कारण है कि एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तीसरा चीज है कि इसमें कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आईआईटी है, तो केवल जिसने पीसीएम की पढ़ाई की है वो केवल आईआईटी देगा। मेडिकल का, जिसने पीसीबी की पढ़ाई की है वो केवल मेडिकल देगा। जिसने कॉमर्स पढ़ा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एग्जाम देगा। बट यूपीएससी का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत टफ हो जाता है। रीजन ये होता है, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी बोर्ड, कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट वो इस एग्जाम में इंटर, जो ग्रेजुएट है सिंपल, और उसके चाहे कोई भी मार्क्स आए हों, किसी भी विधा में पढ़ा हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज से पढ़ा हो, वो इस एग्जाम में इंटर कर सकता है। यानी इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतनी ओपन है, इतनी ओपन है कि देश का हर व्यक्ति और लंबी उम्र तक इसमें प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी अगर आप जनरल हो, 32 साल तक एग्जाम दे सकते हो, 21 साल से 32 साल तक वो लड़ाई कर सकता है। उसको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, कोई बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं, किसी सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं कि भैया मैथ्स होगा तभी दे पाओगे, बायोलॉजी होगा तभी। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम का ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें चैट जीपीटी भी फेल हो गया। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इस दुनिया में, संसार में, एशिया के सबसे टफ एग्जाम के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें एंट्री पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई तरीकों से इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो नियम क्या होता है, कंपटीशन लेवल। तो जब इस कंडीशन में क्या होता है, आपको तैयारी को हर स्तर पर बहुत संजीदा होकर, बहुत सीरियस होकर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे घर पर तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे घर पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो जवाब है हां, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके एडवांटेज यानी आपके बेसिक लाभ क्या होंगे अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हो। पहला लाभ होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी आप जो है किसी भी समय अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी सेट तरीके से पढ़ाई, इतने समय ये करना है, इतने समय वो करना है, ठीक है। तो आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, आप जॉब में हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आप कहीं आते जाते हैं, हाउसवाइफ हैं, आपको जो है आपके घर से दूर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप नौकरी पर गए, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पुलिस में हैं, कभी उनकी ड्यूटी नाइट में होती है, कभी डे में होती है, तो तब भी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। चलिए, दूसरा पर्सनालिटी स्टडी, सबसे पर्सनलाइज स्टडी, यानी आप क्या करोगे, आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आपको किसी क्लास का पैटर्न फॉलो नहीं करना है, कोई तरीका नहीं, आप जैसे चाहो, ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई, आपको बोल बोल के पढ़ने की आदत है, आप छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ना चाहते हो, आप अपनी वीकनेस पे काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तीसरा है मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, अगर आप कहीं एक एकांत जगह पे रहो,
किसी भी जगह रहो तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगा। हालांकि जिन बच्चों से मैंने बात किया अपने घरों पर जब वो तैयारी कर रहे थे तो सबसे ज्यादा उनको डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, तो आसपास घर वाले सोचते हैं घर में बैठा हुआ है यार, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत आती है, अरे थोड़ा सब्जी लेते आओ यार, थोड़ा सा घर का काम कर लो, अरे वो थोड़ा सा ये चीज देख लो। तो उन्हें नहीं लगता है कि तुम जो है पढ़ाई कर रहे हो, हाँ या ना मुझे बताते जाओ। उनको लगता है घर में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मोबाइल खोलकर ऑनलाइन क्लास कर, भगाओ इसको, कुछ काम में लगाओ। या घर में उठा पटक हो रही है, पार्टी हो रही है, आईपीएल का मैच, वहां जोर जोर से तालियां बज रही, इधर तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो ये भी होता है कि अगर आपको घर पर एकांत माहौल मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और अगर एकांत माहौल नहीं मिला, प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। जब घर वाले आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहां माँ बाप बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, तो वहां क्या होता है कि वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, बहुत अच्छे से वहां पे अपना काम करते हैं। तो पूरी ताकत जब झोंक देते हैं तो वहां क्या होता है कि वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं होने। जैसे टीना डाबी की मदर थी, तो टीना डाबी की दोनों बेटियां, वो दोनों जो है, जब वो सॉरी टीना डाबी की जो मदर है, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को आईएएस बनाया। तो उसका कारण उन्होंने घर में माहौल बना के रखा। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बाहरी लोगों को आने नहीं देते, ठीक है, आने नहीं देते, या बच्चा घर में पढ़ाई कर नहीं, वो घर में नहीं मिलने, अरे कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ आपका बेटा, कहाँ अभी बाहर कहीं गया हुआ है, अभी यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस बीच मैंने बहुत से बच्चों की बात की जहां परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो तुम पढ़ाई कर, अरे कहाँ पढ़ाइए तो कर रहे हो, अरे उठो जाओ सब्जी लेते हो, अरे जरा देखो वो दूध उबल रहा है, अरे जरा चाय बना दो अंकल जी आए हुए हैं। तो अब आप आंसर लिख रहे हो और आप कर बस रुक जाइए 5 मिनट आंसर पूरा कर लो, अरे 5 मिनट तुम्हारी ऐसी की तैसी, अंकल जी वेट करेंगे अभी इनको कहीं जाना है। तो तुम बीच आंसर में तुम अपने अभी केवल इंट्रोडक्शन लिखा था, तुमने अपने थॉट्स बनाए थे, बहुत अच्छा सोचा था। मेरे साथ एमएपी की क्लास में हो, जो आईएएस में दोजांग सर पे एमएपी की क्लास चल रही शाम को 5 बजे, तो वहां पर हो, अब पता चला कि तुम अभी आंसर लिख रहे हो, इधर ओजांग सर तुमसे आंसर लिखवा रहे हैं, वहां कोई चिल्ला रहा है अंकल जी आए चाय बनाओ। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है जल्दी बताओ। अब अच्छा तुमने चाय बनाने के लिए उठ गए, जब लौट के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम लिख रहे थे, फिर से तुम सोच रहे हो यार मैंने इंट्रोडक्शन क्या सोचा था, भारतीय संस्कृति में मुझे क्या लिखना था, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर तुम्हें एकांत माहौल मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो अब तू निकल ले। यहां पर जो है सबसे बड़ा रीजन ये बन जाता है कि घर पर अगर माहौल है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स तुम्हें एक सपोर्टिंग वॉल की तरह तुम्हारा जो है वो तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि बाहर से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन अगर घर के अंदर बैठे, अरे क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर सब्जी ले आओ, अरे दूध लेते आओ, पानी नहीं है चला देखा, ऊपर जाओ टंकी देख लो, तो फिर वहां दिक्कत है। और वो ये नहीं समझ रहे कि तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। तो अगर ये समस्या है तब तो भाई घर में फिर तुम्हें बाहर मुश्किल ढूंढने, कहते हैं ना वो बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं, घर के अंदर सब मौजूद है। अब आ जाओ दूसरे पे। सबसे बड़ी बात है कि घर पर तैयारी करने की प्रमुख चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, चुनौतियां क्या है, चलो ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, जिन बच्चों से मैंने बात की, मैंने अभी जो काउंसलिंग की गुरुकुल की, उनके हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ही नहीं है, स्व अनुशासन ही नहीं होता, स्व अनुशासन ही नहीं है, सब स्व अनुशासन नहीं है। जैसे मान लो क्लास में गुरुकुल में आपको बताया, मैंने जिनको जिनको काउंसलिंग की उनकी सबकी हालत खराब चल रही है, बहुत डांट पड़ रही है सबको। ठीक है, जिनकी क्लासेस भी अब मैंने ऑनलाइन भी शुरू कर दी है, होमवर्क दे रहा हूं, आंसर वैंसर भी सब चेक हो रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि वो लोग जब एडमिशन लिया गुरुकुल में उन्होंने, तो उन्होंने सोचा रहे अभी तो क्लास मई में शुरू होने जा रही है गुरुकुल में, अरे ओजांग सर क्या है सर, ठीक है। अब वहां पे मैंने उठा के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, मैंने ये पढ़ाया था इस पे क्या है। अभी कल दीपक सर ने अपनी क्लास ले ली, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अब इनके ऊपर प्रेशर आ गया, तो अब इनको लग रहा है, जैसे मैंने पूछा क्यों नहीं किया, तो सर वो थोड़ी तबीयत खराब थी, या जो है वो तो ये हो गया था, वो चले गए थे वहां शादी में। अब ये जो चीज है, अगर आप पढ़ाई में स्व अनुशासन लेकर नहीं आ पाए, यानी आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए 6 बजे आपको उठना है, 6 AM, अब आप उठ रहे हो यार, आज चलो यार 8 बजे उठे, देख लेंगे यार थोड़ा सा, आज कल पढ़ लेंगे, कल पक्का उठ जाएंगे, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप आंसर राइटिंग आपने एक दिन किया, फिर कल जो है, जैसे शुरुआत में जब मैंने मैपिंग की क्लास शुरू की तो बहुत ढेर सारे लोग देख रहे थे। अब धीरे धीरे, अरे यार मैप में क्या रखा हुआ है यार, क्या, क्योंकि तुम्हारा क्यों ऑनलाइन है ना, अब यहाँ मैंडेटरी है, जब गुरुकुल में बच्चे आएंगे तो रूला मारेंगे, इधर क्लास खत्म हुई उधर आंसर शीट सामने, क्वेश्चन शीट आ जाएगी, लिखो, भूख लगी हुई, पेट में गुड़गुड़ हो रहा, करो, आंसर करना है। तो हम तुम्हारे सर पे बैठ के तुमसे आंसर करवा रहे हैं, जाओगे कहां तुम, भाग के जाओगे कहां तुम। तो वो क्या है, अनुशासन बिल्डअप करना पड़ता है। तो अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपका डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, या थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो तो आपका कान पकड़ के आपको बिठा सकते हैं,
तब तो घर पर तैयारी करने के कोई भी नुकसान नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व तो नहीं समझ रहा है कि आज ये तुम्हारी प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हर डे फाइट करनी पड़ती है, कंपटीशन लेवल क्या है, आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, आपका जो है प्रोग्रेस चार्ट कितना निकल कर आ रहा है, आप कितने आंसर लिख रहे हो, आपका जो है WPM क्या है यानी वर्ड पर मिनट आपका क्या है, आपकी रीडिंग क्या है, आपकी राइटिंग क्या है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, तो फिर तुम एकदम लेथार्जिक हो जाओगे। ठीक है, मैंने इससे पहले भी क्लास में तुम्हें समझाया था कि लेजीनेस हमारा एक खास गुण होता है, हम लेजी हैं बाय नेचर। दूसरा, लैक ऑफ गाइडेंस। अब मान लीजिए आपने आंसर लिखा, मान लीजिए आपने आंसर लिखा, अब वो सही पॉइंट लिखा गलत पॉइंट लिखा। मान लीजिए आपको भारत की वंचना के बारे में, गरीबी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखने थे, अब आप उसको पॉजिटिव लिख बैठे और आपको लग रहा है कि नहीं आपने तो आंसर दे दिया। या मैंने अभी पिछली क्लास एमएपी में सिखाया था, कितने लोग एमएपी की क्लास कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने सिखाया था कि देखो टेल वर्ड कैसे होते हैं। जो एक बच्चे ने कहा इसमें हम जो है इसमें नकारात्मक लिख सकते, मैंने कहा नहीं इसको नकारात्मक नहीं लिखना है, जब तुमने पहले इसको तय कर लिया कि ये सकारात्मक है पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव क्यों लिखोगे। तो आप वो बच्चा लिख देगा। तो सवाल है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी गाइडेंस क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस है। अगर वहां दिक्कत हो गई, यानी कौन आपको गाइड कर रहा है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये हिस्ट्री की एक दुबली पतली किताब है। मान लो ये हिस्ट्री की एक छोटी सी किताब है, प्राचीन भारत की किताब है जिसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बुक है। अब इसमें तुम्हारे काम की चीज क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, इतिहास की कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें। अब तुम्हें यही नहीं पता, पूरी किताब जब तुम 2,500-3 हजार पन्ने की पढ़ डालोगे तब तुम्हें पता चलेगा ओहो इसमें 30% मेरे काम का था। तो सवाल है कि क्या तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला है। तो दूसरी चीज है, क्वेश्चन तुम पूछोगे, अगर है तो तुम्हें कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा चीज है आइसोलेशन, बहुत जरूरी होता है। तुमने ये सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि अपना जो वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन छोड़कर चले जाते थे कहां पर, हिमालय। सो हिमालय में क्या है, कोई ऐसा नहीं क्लाइमेटिक जोन है, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन वो एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो क्यों गए, जैसे महात्मा बुद्ध वो जंगलों में चले गए, आज हम उनको याद करते हैं महान गुरु को। तो वो जंगलों में चले गए और लंबे समय तक उन्होंने साधना की, एकांत में अपना परिवार छोड़ दिया। सबको वो कहानी याद होगी, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर निकल गए। तो क्यों, क्योंकि आइसोलेशन के बिना तुम कभी भी ज्ञान की उन्नति नहीं कर सकते। अगर तुम भीड़ भाड़ में हर समय तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ है, नोटिफिकेशन आ रहा है, चैट्स कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आसपास चैटर बॉक्स चल रहा है, सब कुछ कोई बातें कर रहा है, घर में पता चला शाम को सीरियल चल रहा है, तुम्हारे करियर से ज्यादा जो है वो फलानवा जो है वो रिश्ता क्या कहलाता है कि उसके घर में क्या बवाल चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे पढ़ने दो, टीवी धीमा कर दो, मुझे अभी जो है वो रिवीजन करना है। उजांग सर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एक तो वैसे भी वो इतने जो है वो जालिम आदमी है, हर दिन पता नहीं कहां से उनको कहां से इतना टाइम मिलता है इनोवेशन करते करते। आज फिर उन्होंने एक नया इनोवेशन कर दिया और बोल दिया कि ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और तुम जो है यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया वो सीरियल आ रहा है, उस सीरियल में वो कौन उसकी सास है कौन उसकी बहू यही पता ही नहीं चल रहा है। और तुम्हारे घर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर वो रो रही है कैरेक्टर, इधर पूरा घर आंसू बहा रहा है और तुम आके कह रहे हो अरे आंसू बाद में बहाना, चाय दे दो, बहुत देर पढ़ाई करनी है। अगर भग भग यहाँ से, देख रहे हो उसके घर में दिखती दिक्कत हो गई है, तुम्हारे घर में क्या दिक्कत हो रही है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सो इफ यू डोंट हैव एनी आइसोलेशन, अगर आप पृथक नहीं हो पा रहे अपने आप को, तो आप कभी भी ज्ञान की खोज में नहीं चल पाओगे। महात्मा बुद्ध सबसे पृथक हुए तब वो बुद्ध बने, तो पृथक होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए गुरुकुल बैच में हमने गुरुकुल बना दिया है, बिल्कुल एकदम। मतलब मैंने, अगर आप लोग कोई होगा गुरुकुल बैच जिन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे 365 दिन दे सकते हो, और ये भी पूछा था अगर मर नहीं रहे हो और मर नहीं गए हो तो कोई भी कारण जो है इस क्लास से तुम्हें दूर नहीं कर सकती है। अगर ये एश्योरिटी दे सकते हो तो स्वागत है। मैंने इतने कठिन क्वेश्चन पूछे वहां पे कि मुझे एश्योरेंस चाहिए कि तुम जो है 365 दिन, तुम्हारे घर में शादी तो निपटा के आओ, कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी कर के आओ, उससे पहले क्लास मत ज्वाइन करो। तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पूछे थे क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान के लिए आइसोलेशन बहुत जरूरी है। वो तो इतना कठिन कर दूंगा यहां गुरुकुल में कि तुम लोग जो परेशान हो, डायरी तक मिलेगी, छोटे बच्चों की तरह तुम्हें डायरी भी चेक करानी पड़ेगी, कितने ग्लास पानी पी रहे हो, एमआईटीज क्या है तुम्हारी, ये सब कुछ तुम हमें दोगे और मेंटर्स चेक करेंगे, ये तुम समझ लेना। और अगला चीज है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ये मैंने बच्चों से बात की, तो ये चारों पॉइंट मुझे गुरुकुल की काउंसलिंग करने में पता चला कि ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, कोई भी छोटी छोटी चीज, फैमिली में है, शादी है,
अब लोग पहुंच जा रहे हैं, बता बता कौन सी साड़ी पहने, अरे बता यार तू कौन सा सूट पहनेगा, तुम फलाना चीज क्या करोगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शंस आर बहुत तुम्हारे लिए खतरनाक हो। तो कुछ अंदर होते हैं, कुछ अंदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपका मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, एडिक्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप किससे कहो, किससे मदद मांगोगे, वो तुम्हारे आसपास है। तो ये चार चीजें आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। रेडी, अब आ जाओ, अब हम सही तरीके से तैयारी कैसे करें, यानी सही पर्यावरण क्या होगा आपका, क्या चीज चाहिए आपको। अब जरा नोट डाउन करो इसको। अगर तुम घर पर तैयारी कर रहे हो, मान लो मेरे साथ गुरुकुल में नहीं आ सकते, ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे आज पोल करके बताओगे या यहां पर फॉर्म भरोगे, हम एक प्रोग्राम हमारा चलता है मार्गदर्शन। ठीक है, अब आप इसको समझो, हमारा एक प्रोग्राम है मार्गदर्शन, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ओजांक मार्गदर्शन प्रोग्राम है, राइट। तो इसके लिए क्या है, तुम लोग यहां फॉर्म भी भर सकते हो या सब लोग मुझे फोन करके बता सकते हो। तो पर्सनली हमारे मेंटर्स आपसे पर्सनली बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे, ठीक है, और वहां आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम को सुन भी लिया जाए तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। कई तरह की प्रॉब्लम होती है, पर्सनल, फाइनेंशियल, इमोशनल, ठीक है, हेल्थ, कई बार हम किसी से कह नहीं पाते हैं। तो मार्गदर्शन के साथ कौन कौन जुड़ना चाहता है, ठीक है, यहां पर हम लोग कॉल करेंगे कौन कौन इसके साथ जुड़ना चाहता है, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं मार्गदर्शन में, ध्यान से सुन लो। और पीएसआईआर का मार्गदर्शन, यानी कि सुमित सर के साथ आप 1-to-1 बातचीत कर पाएंगे, ठीक है, विद द जूम मीटिंग के साथ आप जुड़ पाएंगे। पीएसआईआर ऑप्शनल में अपने इनहेंसमेंट कैसे करें, दूसरा ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ज्योग्राफी आप पीवी सर के साथ। तो अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई क्लास लेक्चर नहीं, उनसे पूछना चाहते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मैं ये कैसे कर सकता हूं, और बाकी भी और प्रॉब्लम के लिए हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं, ठीक है, सीनियर मेंटर्स हैं, उनके साथ आप कैसे जुड़ सकते हो। सीनियर मेंटर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप यहां भी जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहां जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हो कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ मार्गदर्शन, हम मार्गदर्शन का पार्ट बनना चाहते हैं। या यहां जो फॉर्म मेरी टीम दे रही है उसमें भर दो कि मार्गदर्शन, लिख दो खाली मार्गदर्शन, हमसे सर बात करिए, और जो लास्ट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम उनके साथ मैं बात करूंगा और मैं वहां उसको सॉल्यूशन दूंगा। और जो मुझे जानते हैं उसको जानते हैं कि मैं टूल्स बहुत अच्छे देता हूं, यानी सक्सेस के तरीके क्या हैं इसके बारे में बताता हूं। लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूं कि मुझे घर पे अच्छा माहौल मिल जाए, चलिए हम पहले देखते हैं। तो पहला है डेस्क सेटअप। पहले तो अपनी मेज सही करके रखो, बहुत से लोग मेज पे इतना मेसी कर देते हैं, बड़ा जरूरी है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं ध्यान से लिख लो। जो चीज तुम्हें पढ़नी है पहले ही तय कर लो, पहले ही तय कर लो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से लिख लो इसको, जो लोग भी घर पे पढ़ाई कर रहे हैं इसको समझें, चुनौतियां समझ गए हैं। सबसे पहले तय कर लो कि अभी 2 घंटे में पढ़ने बैठ रहा हूं, ठीक है, 2 घंटे मुझे मान लो इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो इतिहास में मुझे ये वाला पार्ट पढ़ना है, तो उसकी एक पर्टिकुलर बुक होगी या उसका नोट्स होगा। बाकी चीजें सब अपने पास से हटा दो, बिल्कुल लाइट रखो, बिल्कुल साफ सुथरा। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, कई लोग क्या होता है ढेर सारी किताबें रख लेते हैं अपनी मेज पे, थोड़ी देर पढ़ते हैं 10-15 मिनट, फिर दिमाग करता ला यार थोड़ा सा दूसरी वाली बुक भी पलट के देख लें, और न्यूज़पेपर रखा होगा, ला यार थोड़ा सा न्यूज़पेपर पलट के देख लें, ला यार थोड़ा सा ये करके देख लें। तो क्या होता है वो 10-15 मिनट ये काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, जिगजैग चलता है उनका। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ला थोड़ा सा कुछ और भी पलट के देख लें। जैसे ही आधा घंटा 45 मिनट पढ़ा, उनका दिमाग भटकने लगता, बोर होने लगता है, कुछ और उठा लेते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले डेस्क सेटअप कर लो, यानी तुमने एक रात पहले तय कर लो कि मुझे अगले 2 घंटे, मेरा ये टाइम है, मान लो 10 से 12 का टाइम है, मुझे इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, सिर्फ उसकी बुक्स, उसकी नोट्स और उसकी कॉपी, 3 चीजें वही सिर्फ अपनी डेस्क पे रखो, बिल्कुल क्लीन कर दो, सब कुछ हटा दो, और इतनी दूर रखो कि तुम आसानी से उस तक, ऐसे नहीं हाथ बढ़ा के उठा लेते हैं, मत आना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है। तो ये तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल, अगर चाहो भी तो तुम उठ के जाना पड़े, आलस करो, नहीं जाना ही नहीं है मेरे को, तो सिर्फ मेरी मेज पर ये होना चाहिए। मोबाइल बिल्कुल नहीं तुम्हारी मेज पे होना चाहिए, अगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं चलो, और अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उस समय किसी भी, आप देखते होंगे कि फोर्स स्टॉप आता है, आप फोर्स स्टॉप कर दें उस ऐप को, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्विट जोन, राइट। कोई भी एक ऐसा कमरा लो जहां पर
आप लोग इसके साथ जा सको, ठीक है, बिल्कुल शांत होकर। और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, कौन कौन सुनेगा। अभी आपने देखा कि जो स्टॉक यूपीएससी में मेरी कहानी आई, आप में से बहुत से लोग मेरी कहानी नहीं जानते हैं, तो मैं तो कहूंगा अपनी टीम से भी कि लिंक यहां शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मेरी कहानी नहीं जानते कि मेरा क्या लाइफ में संघर्ष रहा है, बहुत कम, मैं अक्सर अपने बारे में कभी बात नहीं करता हूं। तो जो स्टॉक यूपीएससी में मेरा इंटरव्यू आया हुआ है, राइट, तो मेरी टीम वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देगी। तो उसमें मेरी कहानी सुनोगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बताता हूं। तो मेरे घर में एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त, ऐसा खराब माहौल, मेरी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई, मैं इंश्योरेंस भी बेचने लगा, कई बार मैं बात कर चुका हूं। तो हुआ क्या, मैंने इस चीज को बड़े ध्यान से देखा, ये मेरा आजमाया हुआ है। अब जरा देखो क्या हुआ। तो क्या हुआ, मेरे घर में 2 कमरा था, ज्यादा बड़ा घर नहीं था, तो ढेर सारे लोग मिलने वाले आने लगे, क्योंकि होम टाउन में था तो रिश्तेदारी बड़ी थी। तो अब क्या हुआ कि वो सब लोग मिलने आने लगे। अब दिन भर चाय बनाओ, ये जो मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं मेरी खुद की कहानी है, ये मैं कोई बाहर से नहीं है, मैंने इसका टाइटल भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है कि ये मेरी और आपकी दोनों की कहानी है। तो मैं तुमसे इसलिए बात कर पाता हूं कि जिंदगी की तकलीफें मैंने झेली हैं, लड़ा हूं, इसीलिए बहुत दिल से बात कर पाता हूं। मुझे पता है कि तुम उस कंडीशन में क्या सोच रहे होगे, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो मैंने भी देखा है। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि दिन भर भीड़, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब मुझे मैं इंश्योरेंस बेचने लगा था, तो मुझे एक ऑफिसर था, मैं उसको इंश्योरेंस बेचने गया, उसने मुझे बहुत डांटा था, कहा था अरे यार तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हें लग रहा कि बातचीत में तुम्हें पढ़े लिखे थे। मैंने बताया ऐसी सी कहानी हो, बोले यार लाइफ का एक फेज है, इसको जो है फेस करो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करो। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, उस ऑफिसर ने बोला ये इंश्योरेंस बेच के कहां तक जाओगे, तो शुरू करो। तो मैंने वापस अपनी लाइफ को पटरी पे ले आने का डिसीजन किया। अब क्या हुआ दिक्कत, अब घर में इतना भीड़ भाड़, इतना शोर शराबा, ठीक है, चाय बनाओ, ये करो, अंकल जी आए पानी लेकर आओ, अच्छा मैं ही घर का बड़ा लड़का, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई ये आ रहा है, दिन भर तो 25-30 कप तो चाय बनाता रहता था मैं, यही काम बच गया था मेरे पास, बड़ी दिक्कत, इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैंने क्या किया, एक दिन पिताजी से हिम्मत करके कहा पिताजी थोड़ा सा मुझे पैसा दे दीजिए, मेरे छत पे जो है एकदम पीछे मकान था और पीछे की तरफ खेत बने हुए थे, तो एकदम पीछे। अच्छा मुझे डर बहुत लगा करता था उन दिनों, तो और ये इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग लैंप वैम्प जला के, अपना रात लाइट बहुत कटती थी, अपना जला वला के पढ़ा करते थे। अब जरा ध्यान से मेरी कहानी सुनो। तो मैंने पिताजी से कहा कुछ ईंटें डलवा दीजिए और ईंटों को जुड़वा के एक छोटा सा कमरा बनवा दीजिए। तो इस घर के इस कोने पे एकदम पीछे खेत की तरफ, आगे भी नहीं, यहां से सीढ़ियों से एंट्री होती थी, एकदम पीछे, कोई जाना भी चाहे तो ना जा पाए, और रात में तो बिल्कुल ना जा पाए, उसमें डर लगता था। तो मैंने क्या किया, एक ईंटों से जोड़ के कमरा बनवाया, टीन शेड, वो टीन शेड होती है वो डलवा दिया, बांस के ऊपर टीन शेड डलवा दिया, खिड़की के नाम पर 2 रॉड डलवाई थी और उस पर एक जाली पड़ी हुई थी, उसको रख दिया। रात में खुद ही चूना लगा के उसको पोत दिया, ठीक है। एक जो है आम के पटरे का दरवाजा बन गया, ये सिंपल था। नीचे चटाई पे सोता था, एक छोटी सी मेज थी, कुर्सी थी, और ऊपर एक बल्ब ऐसे बांस से टांग दिया था, बल्ब था मेरा, और एक टेबल फैन, यही मेरी सबसे बड़ी उसमें जो थाती थी। एक छोटा सा जो है वो काले रंग से जो सेल आता है, सेल को फोड़ के, जो पुरानी बैटरी नहीं आती थी, उसको फोड़ के मैंने दीवार पे काला बोर्ड बना लिया था ताकि उस पर अपना रिमाइंडर लिख सकूं। और मैंने यहां पर पढ़ाई करना शुरू किया, वापस अपनी पटरी पर। एकदम मुझे डर भी लगता था, रात में जो है कुछ खटर पटर जरा भी हो जाए डर, लेकिन खुद को हिम्मत बंधाता रहता था कि नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। गर्मी होती थी, पसीना होता, ऐसे अपना जो है वो जो है गमछा बोलते हैं, ठीक है, तौलिया टाइप का गले में बांध के बैठ जाता था, और जैसा भी होता था उसको बस पढ़ता रहता था। पसीना आता था, पोंछता रहता था, हाथ के नीचे एक जो है वो कपड़ा रखना पड़ता था ताकि कागज गीला ना हो जाए। रात में जब मुझे याद है कितने मच्छर लगा करते, पट पट, इतना प्रैक्टिस हो गई थी कि बिना देखे मच्छर मार लेते थे। यहां बैठा पट्टे से मार के उसको कप में भरते रहते थे, कितना सुबह तक मच्छर मार दिया, रात भर बैठ के पढ़ा करते थे, ये स्थिति थी। तो एक वो कंडीशन थी मेरी, डर पर काबू पाया। वो मान लो कोई खटपट की आवाज हो जाए, कोई बचाने वाला भी नहीं, अगर कोई चोर और आ जाए तो, और पीछे पूरा खेत ही खेत, तो भी मतलब, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अब लाइफ में कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है। डर बहुत लगा करता था, कभी ऐसे कोई ऐसे साया सा दिख जाए तो लगता था अरे यार क्या है, तो देखते ही नहीं थे, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और लैंप जला करती थी वो जो उससे आती थी, मिट्टी के तेल की बनी हुई, तो वो हम इस्तेमाल किया। पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर वहां से जिंदगी आगे बढ़नी, वापस इंजीनियरिंग क्रैक किया, आगे बढ़ गए, लाइफ में चले। तो आप लोग भी ये समझ लो, बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि लाइफ एक स्ट्रगल का नाम है। जिस दिन मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, जिस दिन तुमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि मुझे जो पाना है मैं पाके रहूंगा, वो चीज तुम्हारे लिए बहुत आसान आ जाएगी। तो मुझे डर लगता था, डर पर काबू पाया। मैं एक टीन शेड में बैठ के पढ़ाई करता था, सिर्फ मुझे आइसोलेशन चाहिए था। तो मैं जानता हूं, ठीक है, कि वहां से क्या, जब सिलेक्शन हो गया तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते, देखो यहीं पे पढ़ा करता था, देखो तुम जो है घर में जो है सुख सुविधा लेके पढ़ते हो, कूलर लगा के, देखो ये छोटा सा टेबल फैन है, इस पे लेके पढ़ा करता था। तो आगे चलकर जो मिसालें बनती है ना, वो आपकी मेहनत पे बनती है। आप अपनी जो मेहनत पे मिसालें बनाते हो।
तो मुझे कोई वो नहीं था, मैं चटाई पे सो जाया करता था, चद्दर बिछा के, एक टेबल फैन हुआ करता था, कोई सुविधा नहीं थी, एक बल्ब था वहां पे। बट ये चीजें आपको रोक नहीं सकती। आज मैं आपको बढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आज उजांग आईएएस एकेडमी का जो है एमडी हूं, 4 कंपनीज है मेरे पास। लेकिन एक दौर वो भी था कि जब मेरे पास जो है इन्वर्टर भी नहीं था, मेरे पास एक टेबल लैंप था, मुझे अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा। तो ये चीजें आपके लिए भी बहुत आसान है। सवाल है कि तुम ये चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस इतनी ही जिद है। तो जिंदगी जिद का नाम है। दूसरा, आपके पास स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, यानी आप जहां तरीके से अपनी किताबें रख सको, तरीके से मतलब मेरी किताबों के सेक्शन होने चाहिए। कई बार हम अस्त व्यस्त रख देते हैं, मैं अच्छी चीजें नहीं मिलती, मेरे नोट्स होने चाहिए। यानी मैं अपना सेक्शन जब तय करने जाऊं तो किताबें ना ढूंढो, अबे मॉडर्न इंडिया किताब कहां गई, अरे भैया मिल ही नहीं रही है। कई लोग अखबार के नीचे किताब, किताब के नीचे नोट्स, नोट्स के नीचे पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी सामग्रियां निकल आती हैं कि कोई साफ सफाई करने वाला जाए तो शर्मा के भाग जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान से। तो आपको अपनी कैटेगरीज रखनी चाहिए अपने पास, स्टोरेज। तो ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। पहली बात, मेज आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो, जो चीज पढ़ना है सिर्फ उतना रखना है ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा, आप अपना लिए शांत तरीका ढूंढ लें, कहां आप शांत हो पाएंगे। तो कई बार हम कमजोर होते हैं, हमें, जैसे मुझे भी डर लगता था उन दिनों कि घर के सबसे कोने में हूं, कुछ भी बात हो जाए तो कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, नीचे आवाज ही नहीं जाएगी। बट दैट वॉज माई डिसीजन यार, वो मेरा डिसीजन था कि मुझे पता था यही एक रास्ता है मेरे पास, मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे अपने आप को एकांत में रखना पड़ेगा। तो दैट वाज माय चॉइस। इसीलिए कहता हूं, मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी निर्णय लेना और अपने निर्णय पर टिके रहना है। मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेता हूं, इसीलिए आज यहां हूं। हर मुश्किल के बाद मैं आज यहां हूं। और अगर मौका मिले तो वो जो स्टॉक पे जो मेरी कहानी है उसको सुन जरूर लेना, क्योंकि ये कहानी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की नहीं है, एक बहुत ही आम इंसान की है। और उसमें जो एक लाइन बोली थी ना कि मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत के बीच में हमेशा लड़ाई रही। मेरी किस्मत कहती है कि तुझे कुछ पाने नहीं दूंगी, और मैं जिंदगी के जबड़े में हाथ डाल के कहता हूं कि मेरा हिस्सा कोई ले नहीं सकता। मेरी कहानी सिर्फ इसी 2 लाइन की है, आज भी यही चल रहा है। मैं बार बार तोड़ दिया जाता हूं, फिर से खड़ा होता हूं, फिर से जोड़ता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। तो मुझसे तुम इतिहास सीखो ना सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, भूगोल सीखो मत सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग हैं सिखाने के लिए। मुझसे अगर सीखना है तो लड़ना सीख लो, जिद सीख लो, और एक चीज सीख लो कि निर्णय लो तो उस पर टिके रहो। तो मेरी जिंदगी है, पड़ोसी थोड़ा डिसीजन लेगा, मैं डिसीजन लूंगा, चाहे अच्छा लूं चाहे बुरा लूं। गलत भी होते हैं, जिम्मेदारी मेरी है, मैं सीखूंगा। तो बस इतना सीख गए, जिंदगी में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जिंदगी में सक्सेस होने का कि ये फलानवा जो है गोल्डन स्पून के साथ पैदा हो सक्सेस, कुछ नहीं होंगे। ना अमिताभ बच्चन का लड़का सक्सेस हुआ, ना सचिन तेंदुलकर का लड़का सक्सेस हुआ। गोल्डन स्पून थे, बाप के पास दुनिया भर की थाती थी। इंसान की सफलता व्यक्तिगत होती है, वो कितना लड़ सकता है, कितना भिड़ सकता है, और कितना उसके अंदर जुनून है। ये बात हमेशा याद रखना। आगे बढ़े, छोटी सी बात और कहता हूं, ध्यान से सुनो। तो जो लोग मार्गदर्शन के साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ें। क्या क्या करो घर पे जब रहो, कौन कौन से संसाधन तुम्हारे पास होने चाहिए? सबसे पहले तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी ही चाहिए, यहां से बेसिक है। जो लोग अपने घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक्स के बिना वो ना बढ़ें, क्योंकि ये किताबें आपको बहुत सी नए कॉन्सेप्ट से परिचित कराती हैं। तो जितने जितने लोग हैं सब लोग हाँ कहें जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स पूरी कर ली है, और नहीं की है तो सुबह संयम सर मंडे से आ रहे हैं एनसीईआरटी के क्विज लेकर, उनके साथ जुड़ जाना। आईएएस विद उजांग सर के चैनल पर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मंडे वाली दे दी जाएगी। दूसरा, न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट कौन कौन सी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, ठीक है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, योजना और कुरुक्षेत्र मैंने हमेशा कहा था, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यानी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना आना चाहिए। यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। और तीसरी चीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर करिए। ये दोनों मिलाकर बनता है सब्जेक्ट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्टडी मेथड। क्या बोलते हैं? एफएसएम, फॉरवर्ड स्टडी मेथड। लेकिन फॉरवर्ड स्टडी मेथड से काम नहीं चलेगा। मान लो तुमने मछली के लिए चारा फेंक दिया और तुम कांटा खींचना नहीं जानते हो, जाल, तो मछली पकड़ में नहीं आएगी मेरे भाई। तो दूसरा होता है आरएसएम, रिवर्स स्टडी मेथड। और रिवर्स स्टडी मेथड के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सा तरीका है? और उसको बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो। अब क्या होगा? अब एक इंपॉर्टेंट घोषणा सुनो, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है ये भी सुन लो। पहला गिफ्ट, मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसमें एक पहला इंपॉर्टेंट है डाउन टू अर्थ। कितने लोग इस मैगजीन के बारे में जानते हैं? डाउन टू अर्थ एनवायरमेंट इकोलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन कही जाती है। इसके रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले ये बताओ कितने लोग इस मैगजीन के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का सोर्स यही है। योजना कुरुक्षेत्र के बाद मैंने हमेशा डाउन टू अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी एनयू के बारे में आपको बताया ही बताया है। कितने लोग डाउन टू अर्थ के बारे में जानते हैं? कई लोग, अरे बाप रे बाप, अंजलि, सरिता, वो तुम लोग डाउन टू अर्थ के बारे में नहीं जानते हो? डायरेक्ट सोर्स है ये यूपीएससी के क्वेश्चन का, डायरेक्ट सोर्स। यूपीएससी कह रहा है भैया हम बना देंगे 1000 रुपए में आईएएस, तुम बनना चाहते हो? बताओ, नो नो लिख के भेज रहे हो। मैंने अपनी, इसका मतलब तुम लोग मेरी क्लास ही नहीं देखते। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मैंने हमेशा ज्योग्राफी एनयू और डाउन टू अर्थ का नाम लिया ही लिया है। ये मैगजीन की हालत इस समय ऐसी चल रही है कि मुखर्जी नगर करोल बाग में इसकी प्रतियां वापस नहीं होती हैं। हर बच्चे को, अवेयर बच्चे को यहां पता, आती है और खत्म, आती है और खत्म, ये हालत हो गई है इसकी। योजना कुरुक्षेत्र और इस मैगजीन ये रिटर्न नहीं जाती हैं। क्या बात कर रहे हो? वो देखो गुंजन ने लिखा आपने पहले कभी नहीं बताया। देवी को सुनो, कितनी कितनी बार डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एनयू, योजना कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे, ईपीडब्ल्यू। जब मेरी हर क्लास देखोगे तब तो सुनोगे, और सुन के लिखोगे तब तो याद रखोगे, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। आप में से कई लोगों ने तो कभी इसका चेहरा भी नहीं देखा होगा, डेट श्योर हूं। आप लोग के कई मोहल्लों में मिलती ही नहीं होगी, आपके जिले विले में डाउन टू अर्थ नहीं जल्दी मिलती है। पिछले 3-4 सालों से इस मैगजीन में बहुत, तुम्हें पता है इसकी जो चीफ एडिटर है वो कौन है? सुनीता नारायणन, राइट? और वो एक बहुत बड़ा एक मिशन चलाती वर्ल्ड वाइड पर्यावरण संरक्षण के लिए, और गवर्नमेंट के तमाम पैनल्स पर हैं वो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट है ये डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन को बेस करते हुए मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। आई एम द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं से सीधे आपको दे दिए जाएं। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, ये मेरा पहला इनोवेशन है क्लास के सभी बच्चों को बता देना। ये हिंदी में भी आता है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? तो क्वेश्चन मैंने डाउन टू अर्थ बेस मैगजीन बनाया है, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है, ये आपको जाना है ओटीपी पे। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं ना, अब तुम पूरी मैगजीन छांटोगे तो उसमें क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, सीधे मैं तुम्हें वहीं पहुंचा ही दे रहा हूं कि ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसके ऑब्जेक्टिव, और टीचर से इन पर मैं आपसे क्लास करा दूंगा। यही चीज तो तुम्हें चाहिए, टीचर से, पीवी सर से बोल के क्लास करा दूंगा कि सर आज ये वाला इश्यू आया है जनवरी का, इस पर मैं पहले बच्चों से क्वेश्चन करा लेता हूं, आप इनको पढ़ा दीजिए। यही तो चाहिए तुम्हें, क्योंकि आधे ज्यादा लोग तो, अभी देखो कितना नो मेरे पास आया है, आधे क्लास को पता ही नहीं कि नो क्या, वो डाउन टू अर्थ क्या होता है। और अगर पता भी चल गया तो आपके जिले मोहल्ले में मिलना नहीं है इसको। और मैं लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इसी पे काम कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हें एकदम यहां पहुंचा देना है कि ये क्वेश्चन करोगे, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से ऑब्जेक्टिव ये बनेगा। तो कहां जाना पड़ेगा तुम्हें आज? और क्लास में कई लोग सो रहे हैं, उनको जगाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले चले जाओ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, लिख लो स्टेप लिखो जल्दी जल्दी। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे चले जाना, ये ऐप है ना सबके पास, ये ऐप है। इसके बाद प्रैक्टिस क्विज, ये दिख रहा है प्रैक्टिस क्विज, इस पर क्लिक करना। यूपीएससी डेली क्विज दिख रहा है, प्रैक्टिस क्विज में यूपीएससी डेली क्विज, चले गए? अब यहां चले गए, यहां जैसे जाओगे दूसरे नंबर पर है डाउन टू अर्थ टेस्ट 1। इसका मतलब है कि मैं बहुत ढेर सारे टेस्ट लेकर आया हूं, डेली टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव, डेली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा।
अब तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले लगाओ क्वेश्चन कि इस टॉपिक पर क्या बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीवी सर को बोल दूंगा, वो डाउन टू अर्थ की क्लास आपसे ले लेंगे उसी टॉपिक पे, तो क्या हो जाएगा, टॉपिक भी पूरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी पूरा, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो सर इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए, क्योंकि ये मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, सबको पता है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनका सोर्स ये क्या हो गया, सेकंड नंबर पर क्या दिखाई पड़ रहा है, डाउन टू अर्थ। फिर से बताऊं कैसे, अभी क्या करना है, ओटीपी को डाउनलोड करना है या उसके वेब पोर्टल पे जाना है, गए, प्रैक्टिस क्विज दिख रहा है तीसरे नंबर पर, प्रैक्टिस क्विज में क्लिक करो, यूपीएससी डेली क्विज दिख रहा है, इसको क्लिक करो, जैसे ही गए इसके दूसरे नंबर पर क्या है, डाउन टू अर्थ। और अभी मैं डाटा देख लूंगा कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया। टेस्ट देने से बिल्कुल मत घबराओ, मुझे बताओ कि सर इसमें क्वालिटी ऐसी है वैसी, बहुत पहली बार इंडिया में किसी ने डाउन टू अर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। तो जब तुम टेस्ट लगा लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर मुझे इसको समझना भी है, तो मैं पीवी सर से क्लास भी करा दूंगा। बढ़िया है, यही मेहनत मैं कर रहा था। और अगर अच्छा लगेगा, फीडबैक दोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे शुरू कर देंगे और नए नए मैगजीन्स की क्लास। ओजांग सर तो तुम्हारे एक ऐसे साथी हैं कि तुम्हें लबासना गेट के अंदर ढकेल के छोड़कर आएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ते हो, मैं किसी के साथ बात नहीं छोड़ता, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पकड़ के बैठ जाना है। हाँ सर, अब हमें जो है लबासना गेट के अंदर धकिया के छोड़ के आइए तो जरा आप जल्दी से, तो हम वहां पे तुम्हें धकिया के छोड़ाएंगे। और मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं पा रहे हो क्यूआर कोड, तो एक काम करो, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख लो जल्दी से, इनको बोल दो कि हमें जरा लिंक दे दीजिए, हम जो है आपके साथ ये टेस्ट देना चाहते हैं, और डेली टेस्ट देना है। 93196945 व्हाट्सएप नंबर लिखो, जल्दी जल्दी बोलो कि प्लीज मुझे इस टेस्ट की लिंक दे दीजिए, हाँ या ना। तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं भागोगे, तो मैं तुम्हें लबासना गेट के अंदर धकिया के फेंक के आऊंगा, चलो जाओ तुम्हारी दुनिया यहीं है, जाओ मेरे देश का कुछ भला करो, जाओ मेरे देश के लिए कुछ काम करो। मैं गुरु हूं, तुम्हें बना के भेज रहा हूं, लेकिन आगे मेरे राष्ट्र को बनाओ। मेरा बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जाओ कम से कम अपनी जिंदगी में 100 ऐसे लोगों का भला करो जिनके पास 2 वक्त का खाने को नहीं है, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो जाके 100 का भला करो, और फिर आकर मुझे गुरु दक्षिणा दे देना, गुरुजी हमने 100 का भला कर दिया, 100 की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, 100 बच्चे स्कूल जा रहे हैं या 100 महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हैं, मुझे आके बता देना उस दिन, बस हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं चाहिए। इधर से मैं भेजूंगा, उधर आके तुम जाके भारत का निर्माण करो। ठीक, आया मजा। तो मेरे भाई एनवायरमेंट तैयार कर लो, और डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब स्टडी टिप याद रखो, सबसे पहले तो जल्दी शुरू करो। अगर आईएएस ये लबासना पहुंचना है, ये स्टूडेंट खड़े हैं सब लाइन से, अगर लबासना पहुंचना है तो जल्दी शुरुआत कर दो, बैठ के इंतजार मत करो। 12वीं हो गई है, यानी कि आप अरे सर ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आईएएस की तैयारी, जल्दी शुरू करो, स्टार्ट अर्ली। दूसरा, रिवीजन जरूर करो, पहले बताया था उस दिन SQR 3R मेथड, ऑडियो मेथड बताया था। और तीसरा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और ये देखो, नहीं कर रहे हो तो अपनी कब्र खुद ही खोदोगे। RSM के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, रिवर्स स्टडी के बिना, और इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जाओ OTP पे लग जाओ, ये सारे फ्री टेस्ट हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। मेंस का टेस्ट दो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो, और लग जाओ पागलों की तरह। और डाउन टू अर्थ एक ऐसा सेक्शन है जहां से अपने किसी सीनियर को फोन करके पूछ लो। आज ओजांग सर ने बताया कि डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इकोलॉजी, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। जो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आती है डाउन टू अर्थ की, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या राय है, फिर आकर मुझसे बताना कि वो राय क्या दे रहे हैं। और रीजन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया था ज्योग्राफी एंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में कुछ ऐसी घटना हो गई है, ये जान लो, मैंने हमेशा ज्योग्राफी एंड यू के बारे में हमेशा कहा कि ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट वहां से आते हैं, लेकिन कोविड के दौरान कुछ ऐसी घटना हुई कि ज्योग्राफी एंड यू का पब्लिकेशन बंद हो गया है। यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी और बेसिक ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो आपके पास इकलौती अब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो है आपका डाउन टू अर्थ।
इसीलिए आज की डेट में जब से ज्योग्राफी एंड यू का पब्लिकेशन बंद हो गया है, तब से बच्चों के अंदर दीवानगी बढ़ गई है। मतलब आती है प्रतियां और खत्म हो जाती हैं, आती है प्रतियां खत्म हो जाती हैं, ये स्थिति है। तो चलिए, अब राजनंदिनी ने लिखा है सर गुरुकुल बैच ऑनलाइन। अब इस पर थोड़ा सा संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि गुरुकुल बैच में हम मार्गदर्शन को कैसे लेकर आ पाएंगे। तो हम मार्गदर्शन बैच लॉन्च कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को चाहिए कि कोई एक ऐसा छोटा कोर्स लॉन्च करे जहां पे मेंटर्स आपके साथ काम कर सके, पर्सनल गाइडेंस कर सके। आज तुम्हें इतने चैप्टर पढ़ने, आज तुम्हें इतने चैप्टर पढ़ने, आज तुम्हारा ये टेस्ट होगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए और यहां पर टेस्ट दें और मुझे फीडबैक दें कि सर ये अच्छा प्रयास है। आप ईपीडब्ल्यू भी लेकर आइए, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली। इंग्लिश मीडियम वालों को नसीब से मिलती है भाई, इसीलिए तुम कहते हो ना कि इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन क्यों जाता है, हिंदी वालों का नहीं होता। ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट मैगजीन है। तो जिस दिन आप कह दोगे आप इसके साथ लगो, मैं डेली टेस्ट अपलोड करा रहा हूं, सारे लोग हिम्मत से दो। कहां जाना है? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस क्विज के सेक्शन में, यूपीएससी डेली क्विज में, और वहां जाकर ये टेस्ट दे देना है। डाउन टू अर्थ टेस्ट 1 अपलोड कर दिया हमने। और ऑल इंडिया रैंक चेक करो। और जो लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, मान लो नहीं आ पा रहे हैं, तो घर बैठे तैयारी करने के लिए आपको पता है कॉन्सेप्टर बैच हमारा शुरू हो आफ्टर 12th, और आप इसके साथ ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। डरना नहीं, अच्छे से जो है वो काम करना है। जो स्टेप मैंने बताए हैं, वो डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो कोचिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। गुरुकुल बैच क्या है? तुम्हें बिल्कुल आइसोलेट, हॉस्टल भी हमने 3 स्टार फैसिलिटी के साथ रखा है। एक ऐसा हॉस्टल रखा है जो सोच ही नहीं सकते हॉस्टल के बारे में, कि इसको भी इन्होंने मतलब जेएनयू डीयू के हॉस्टल की स्टडी करके बनाया है कि वहां पर भी तुम्हारी पढ़ाई होगी, वहां पर भी इन्वायरमेंट होगा। हमने पूरे साल भर टॉप मोस्ट कहां से रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट आ रहा है, इसकी बहुत थॉरोली स्टडी की है, और उस स्टडी के साथ हम तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जुड़ जाइए, घर बैठे करिए आईएएस की तैयारी, या गुरुकुल बैच को ज्वाइन करिए। और अगर आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग चाहते हैं कि उनको मेंटरशिप मार्गदर्शन में मदद मिले, वो भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले पीएसआईआर में सुमित सर के साथ आपको जोड़ूंगा। पर्सनल बात करिए कि सर पीएसआईआर ऑप्शन क्या हो सकता है, 1-2 दिन आराम से बात करिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल में पीवी सर से बात करिए, मुझसे बात करिए, अन्य टीचर से बात करिए, और मार्गदर्शन के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि आज टॉपर्स भी ये लोग कह रहे हैं। अगर मैं आपसे लास्ट में बात करूं, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि आप कुछ अकेले हो। अनुदीप रैंक 1 आईएएस, ठीक है, 6 अटेम्प्ट प्रीलिम्स दिया, मेंस। इन लोगों ने एक खास बात कही है कि हम लोग प्रिविलेज नहीं थे, ठीक है। प्रदीप सिंह जी रैंक 1, ठीक है। अब यहां पे देखें अलग अलग लोग हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने कहा कि हमने मेंटर्स की मदद ली थी, हमने मेंटर्स की मदद ली थी। हम प्रिविलेज नहीं थे, नौकरी करनी पड़ी, पैसा नहीं था, लेकिन हमने मेंटर्स की मदद ली थी। तो कोचिंग उसके लिए है, जब तुम्हें माहौल नहीं मिल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता किस रास्ते जाना है, तो कोचिंग वहां है। और मेंटरशिप वहां है कि मुझे कोचिंग मिल रही है लेकिन मेरा आसपास माहौल नहीं है, मेरी आंसर कैसे चेक होगा, मुझे कौन मोटिवेट करके रखेगा, वहां मिल जाएगा।